नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 में। तो दोस्तों आज हम राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 का एक पेपर सॉल्व करेंगे, जो हमारा पेपर हुआ था 13 दिसंबर 2015 को। बेसिकली ये पेपर हम आपको इसलिए सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि इस पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल का पता चल जाएगा, कौन से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और हमें किस टॉपिक की कितनी अच्छी तैयारी करनी है और पेपर की कैसे तैयारी करनी है, एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा। बेसिकली किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्व करना बहुत आवश्यक होता है। तो इसी के लिए हम आपके लिए लाए हैं ये राजस्व लेखपाल 2015 का पेपर। अभी तक जितने पालियों में जितने भी पेपर हुए थे 2015 में, वो सारे पेपर हम आपको सॉल्व कराएंगे एक एक करके। फ़िलहाल ये पहला पेपर है, आज हम इसको सॉल्व करेंगे जो 13 दिसंबर 2015 को हुआ था। और लेखपाल के परीक्षा के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूनिक स्टडी 360 के साथ। हम आपको रोज़ एक सेट सॉल्व कराएंगे, जिससे आपका लेवल ऑफ नॉलेज इम्प्रूव होगा और आपको ये भी पता चलेगा कि हमारा कौन सा सेक्शन वीक है, हमें किस सेक्शन की और अच्छी तैयारी करनी चाहिए और हमारा एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो सबसे पहले हिंदी स्टार्ट होती है इसमें। तो सबसे पहले हिंदी का जो लेवल था हम देखते हैं कैसा था। हमारा हिंदी का पहला क्वेश्चन था कि प्रश्न संख्या और प्रश्न संख्या 2 में निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों को सही है चुनकर लिखिए। तो पहला था खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो इसका आंसर था ए, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुलाना, दूसरों पर व्यर्थ झुलाना अपनी कमियों को छिपाने के लिए। दूसरा था काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का मतलब है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था, प्रश्न संख्या 3 और 4 में लिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए, यानी क्रस का विलोम क्या होगा। तो क्रस का विलोम होगा हष्टपुट। अगला क्वेश्चन था अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा। तो अल्पज्ञ का विलोम जो है दोस्तों वो सर्वज्ञ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा दोस्तों। खूंटी शब्द का बहुवचन होगा खूंटियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए, यानी अज और अजन्मा का आपको अर्थ बताना है। तो इसका होगा ईश्वर। अज अजन्मा का अर्थ होता है जिसकी कभी जन्म और मृत्यु ना हो, अर्थात ईश्वर की ना मृत्यु होती है और ना जन्म होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो शब्द शुद्ध है वो है प्रतिनिधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न संख्या 8 और 9 के वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह काला करें। पहला क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। जलपान को नहीं, जलपान का उत्तम प्रतिबंध है। तो उसमें ऑप्शन बी जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, करना नहीं अच्छी लगती है, यानी अच्छी लगती यानी करना अच्छा लगता है। ये भी इसमें आंसर सी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम का मतलब जो संस्कृत से सीधे उठा लिए जाते हैं, यानी अग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 11 और 12 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए, यानी पर्वत की तलहटी। पर्वत की तलहटी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसको कहेंगे अपत्यका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसे हम कहते हैं कृपण। निर्देश, प्रश्न संख्या 13 और 14 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र को क्या हुआ, आपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचाता, यानी किसको, शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, उद्यत यानी तत्पर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो इसका क्या होगा, कमल। नेक्स्ट है निर्धन में कौन सी संधि है। तो निर्धन में कौन सी संधि होगी दोस्तों, निह प्लस धन बनेगा, इसका संधि विच्छेद, यानी निह यानी विसर्ग बिंदी आ गई, इसमें कौन सा विसर्ग संधि होगी। देशांतर में कौन सा समास है, यानी देशों में अंतर। तो देशांतर में कौन सा समास, में कर्मधारय समास होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें रूपक अलंकार होगा, क्योंकि इसमें क्या है, अलंकार है, क्योंकि अंबर, तारा और उषा पर क्रमशः पनघट, घट और नागरी का आरोप हुआ है, यानी जिसमें उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए तो उसमें क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द का मतलब होता है जो संतकर तद्भव, यानी जो
हमारी बोलचाल भाषा में बनाए गए हों, उनको क्या कहते हैं, अमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रश्न संख्या 20 और 21 में लिखित वाक्यों में से सही वाक्य चयन कीजिए। पहला है हमारा, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। दूसरा है, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और सूर ब्रजभाषी हैं। तीसरा है, तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। और चौथा है, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है, यानी हमारी जो तुलसीदास हैं वो अवधि भाषा के हैं और जो सूरदास हैं वो ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। फिर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध। दोस्तों ये सही है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। क्वेश्चन नंबर 22 है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। तो पूर्ण भूत है, क्योंकि मैं खाना खा चुका था। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा अलंकार। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें संप्रदान कारक होगा, क्योंकि राजा सेवक को कंबल देता है, सेवक को कंबल देता है, इसमें देने का भाव आता है, तो इसमें संप्रदान कारक होगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 25 और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। यानी ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो ठठेरा को क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग में लिखेंगे ठठेरिन। तो ये था हमारा हिंदी के 25 क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट में लेखपाल में पूछे गए थे। तो ये भी आई होप आपने देखा होगा कितना लेवल डिफ़िकल्टी लेवल नहीं था 2015 में, लेकिन अब जो है 2022 में जो पेपर होगा लेखपाल का, उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी लेवल आ चुकी होंगी, बहुत सारे पैटर्न, क्वेश्चन ऑफ पैटर्न बदल चुका होगा। लेकिन इतना आपको आइडिया ज़रूर लग रहा होगा कि हिंदी के कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने ही पढ़ने, जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि उसमें क्वेश्चन जो हैं वो कहाँ कहाँ से बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए हम इसका पार्ट 2 देखते हैं, जिसमें गणित के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैथ का पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास के 18.6 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। यानी उसकी जो परिधि है उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक, यानी परिधि और व्यास का जो डिफरेंस है वो 18.6 सेंटीमीटर। तो वही हमने निकाल दिया, परिधि पाई डी हो गई, व्यास डी हो गया, जिसका डिफरेंस 10.6 है। यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, दो संख्याओं का महत्तम समापूर्तक एचसीएफ और एलसीएम लघुत्तम समापूर्तक एलसीएम क्रमशः 12 और 248 हैं, यानी 24 हैं। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। यानी अगर हम मान लें कि संख्याएं ए और बी हैं तो ए माइनस बी बराबर 60 हमको दिया ही है, और ए गुणे बी बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 12 गुणे 24 क्योंकि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हमारा फार्मूला होता है। अब हम यहाँ से हमें ए माइनस बी पता है, ए गुणे बी पता है, तो हम ए प्लस बी के फार्मूला रख के हम ए प्लस बी की वैल्यू पता कर लेंगे, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगला क्वेश्चन था, एक स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 42,000 अधिक है, यानी अगर इसको हम यहीं से डिफरेंस निकालें, 9 - 5 = 4, 4 = 45, तो ये कितना हो जाएगा, 4 = 45, 4 बन जा 4 और 4 5 जा, यानी यहाँ से वैल्यू अगर हम निकालें तो इसकी वैल्यू कितनी निकलनी चाहिए, यहाँ से इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 5,000 के आसपास 5250 निकलेगी दोस्तों। चलिए हम क्या है, मान लीजिए स्कूटर का मूल्य 9x और मोपेड का मूल्य 5x है। तो प्रश्नानुसार क्या दिया गया, स्कूटर का मूल्य बराबर मोपेड का मूल्य प्लस 42,000 जोड़ देंगे, तो वो स्कूटर का मूल्य जो है मोपेड के मूल्य से 42,000 अधिक है। तो स्कूटर का मूल्य बराबर मोपेड का मूल्य प्लस जो मूल्य अधिक है वो जोड़ देंगे, तो उसके मूल्य के बराबर कर देंगे। वहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 5x की वैल्यू निकाल लेंगे, वहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, तीन संख्याओं का योगफल 392 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी, यानी तीन संख्याओं का पहली का 2:3 है और दूसरी और तीसरी का 5:8 है। हम यहाँ रेशियो प्रोपोर्शन का नियम लगा देंगे, 5 के बगल में जो जगह खाली वहाँ पर 5 लिख देंगे, 3 के पास में 3 लिख देंगे, फिर सीधा सीधा गुणा कर देंगे, 24, 15 और 10। तो 10, 15 और 24 आ जाएगा, तीनों को जोड़ के
उसके रेशियो के इक्वल कर देंगे, वहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे, फिर जिसकी जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसकी हम निकालते चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन हमारा एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5, 12 और 13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस खेत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? त्रिभुज की भुजाएं हम मान लेंगे 5x और 12x और 13x है। परिमाप क्या होता है? भुजाओं के योग को होता है, तो भुजाओं को योग करके परिमाप के बराबर कर देंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, भुजाओं की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। फिर हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें अर्ध परिमाप पता होना चाहिए। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप पता करने के लिए हम क्या करेंगे? त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ के उसको 2 से भाग कर देंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल आएगा। फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, √s टाइम्स s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ से हमारा क्या क्षेत्रफल निकल जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 48 मीटर है। मेज के कर्ण की लंबाई क्या होगी? यानी परिमाप दिया हुआ, परिमाप आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू भुजाओं का योग, तो भुजाओं के योग को 2 से गुणा कर देंगे, परिमेय के बराबर कर देंगे। तो भुजाएं अगर a प्लस बी हम मानेंगे तो वहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकल आएगी, और a गुणे बी हमारा एरिया दिया हुआ है, वहाँ से हम a माइनस बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a माइनस बी बराबर 2 आ जाएगा, दोनों को जोड़ के a प्लस बी की वैल्यू निकाल लेंगे हम। जब a और b की वैल्यू अलग अलग निकल जाएंगे तो हमें आयताकार मेज की चौड़ाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर निकल गई। तो मेज का कर्ण हम निकालेंगे, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होता है वो शेष 2 छोटी भुजाओं के योग के अंडर रूट के बराबर होता है। तो वहाँ से हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 10 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी? यानी त्रिभुज की ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया था एग्जाम में, काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये। इसमें क्या बताया गया था कि जैसे मान ली हम त्रिभुज की 3 भुजाएं ए बी सी और हैं, तो अगर उनको जोड़ेंगे तो उसके परिमाप के बराबर हम रखेंगे 30। अगर उसने से एक बड़ी भुजा 13 दे रखी है, तो हमने मान लिया कि बड़ी भुजा 13 है, तो शेष 2 भुजाएं जो बी प्लस सी हैं वो क्या होंगी? वो 13 से 30 से जब 13 घटा देंगे तो बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी, और वहाँ से हम अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। फिर हम मानेंगे कि जो शेष 2 भुजाएं हैं, शेष 2 भुजाओं में से एक भुजा एक्स है, तो अगर एक भुजा एक्स है तो दूसरी भुजा 17 माइनस एक्स होगी। तो वहाँ अब हमको तीनों भुजाएं मिल गई, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वहाँ से अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, वैल्यू रख देंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आएगी, वहाँ से सबसे छोटी भुजा निकल जाएगी। कैलकुलेशन है बाकी दोस्तों, उसमें कुछ नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हालांकि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन अब ना ही पूछे जाएँ। एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगेंगे? तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि एक चक्कर तय करने में कितनी दूरी, एक चक्कर को काटने में कितनी दूरी तय करता है। तो वो एक चक्कर काटने में उसकी परिधि के बराबर दूरी तय करता होगा। तो टोटल दूरी को परिधि से अगर हम भाग कर देंगे तो नंबर ऑफ चक्करों की संख्या निकल आएगी, यानी चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे परिधि। तो यहाँ से नंबर ऑफ चक्कर निकल आएंगे हमारे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी काम में एक पुरुष एक महिला से 2 गुना तेज है और एक महिला एक लड़के से 2 गुनी तेज है। यानी इसके कहने का मतलब है कि एक लड़के से 2 गुनी तेज है, एक महिला एक लड़के से 2 गुनी तेज है। यानी अगर लड़के की एफिशिएंसी 1 है तो महिला की एफिशिएंसी 2 होगी, और अगर महिला की एफिशिएंसी 2 है तो आदमी की एफिशिएंसी 4 होगी, यानी 4:1 के रेशियो में ये बनेगा। और फिर क्या कह रहा है, एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम, यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक लड़का अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? तो अगर ये तीनों मिलके उस टोटल काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो दोस्तों इसका क्या होगा, इनकी टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क होगा इनकी एफिशिएंसी का योग और गुणे टाइम, यानी 4, 2, 6, 7:4, यानी इनका टोटल काम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 28। अब क्या पूछा है, लड़का कितने दिनों में करेगा? तो लड़के की एफिशिएंसी है 1, तो एक काम 1 दिन में करता है, तो 28 काम कितने दिन में करेगा? 28 काम 28 दिन में करेगा। तो ये था सीधा सा फंडा इसका। हालांकि एक करके आप इसको अगर यूज़ करेंगे तब भी लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है, इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए? तो इसमें क्या करना है, 3 बराबर दिया है हमारा 60, तो 1 बराबर हो जाएगा हमारा 20, यानी जो हमारा अम्ल है वो कितना हो जाएगा, हमारा अम्ल जो है वो हो जाएगा 40 और जो वाटर है वो हो जाएगा 20। यानी हमारा 1 बराबर कितना दिया है, 1:30। एक रेशियो के बराबर कितना दिया है, 1 रेशियो बराबर
30 दिया हुआ है, हमको करना क्या है अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। अम्ल और पानी का अनुपात इसमें इसमें मिलाया क्या जा रहा है, कितना लीटर इसमें सिर्फ पानी मिलाया जा रहा है, तो पानी का रेशियो कितना है। तो सबसे पहले इसका हम रेशियो बराबर करने होगा, क्योंकि यहाँ पर अम्ल 2 है और यहाँ पर अम्ल 1 है। क्योंकि अम्ल तो मिलाया नहीं गया है, तो अम्ल को हम 2 गुना करने के लिए इसको 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2:4। यानी यहाँ था पानी 1, यहाँ हो गया पानी 4, तो पानी कितना मिलाया गया 3, और 1 बराबर पानी पानी कितना था 20, तो हम कितना मिला देंगे 20 गुणे 3 यानी 60 लीटर पानी हम मिला देंगे। सीधा सा फंडा था, चाहे आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, दोनों में आंसर सही आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज ए बी सी बी में यदि कोण ए बराबर 90 डिग्री, ए बराबर 25 सेंटीमीटर, बी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो tan बी का मान क्या होगा। यानी अगर कोई एक त्रिभुज है, उसमें कोण ए 90 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, और क्या दिया है बी सी यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण 25 सेंटीमीटर दिया है, और कोण बी के सामने की भुजा ए सी यानी बी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें हमें क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है tan बी, यानी कोण बी बराबर बी के रिस्पेक्ट में tan की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसका बेस निकालेंगे, तो बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से हम बेस निकालेंगे। तो इसका बेस कितना निकलेगा, बेस निकलेगा इसका 24, यानी ए बी की वैल्यू कितनी निकली 24। अब हम क्या करेंगे tan बीटा यानी tan बी निकालेंगे। जब tan बी निकालेंगे तो हमारा एंगल यहाँ से लेंगे, क्योंकि ये एंगल बी है, ये एंगल जब बी बनेगा तो tan थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। थीटा के सामने की भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो tan बी बराबर क्या होगा, tan बी बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो जाएगा 7 और आधार कितना हो जाएगा 24। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/24। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यानी एक धनराशि पर जो ब्याज है 1 पैसा प्रति रुपया, यानी 100 पैसे पर 1 पैसा ब्याज मिलता है प्रति माह यानी 1/12 वर्ष के। तो सीधा ब्याज 1 पैसा हो गया, मूलधन 100 पैसा और समय 1/12 वर्ष, साधारण ब्याज निकाल दीजिए, सीधा सा आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 प्रेक्षणों के एक समूह का मानक विचलन 8 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन क्या होगा। दोस्तों एक रूल होता है, अगर प्रत्येक प्रेक्षण को किसी संख्या से गुणा किया जाएगा तो जो मानक विचलन है वो उसका उतना ही गुना हो जाएगा। अगर 2 गुना किया जा रहा है तो उसका मानक विचलन भी 8 × 2 यानी 16 गुना हो जाएगा। कोई सोल्यूशन नहीं करना है, बस 2 मिनट का 1 मिनट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार 27 आया है, अगर एक्स बराबर 27 रख दें तो 27 सबसे ज़्यादा बार हो जाएगा, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान 27 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16832 के माध्य और माध्यिका का योगफल क्या होगा। तो माध्य के लिए सबको जोड़ के नंबर आप जितने टर्म है उससे भाग कर देंगे, और माध्यिका के लिए सबको एक ऑर्डर में अरेंज करके, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 यानी 6 हैं, तो 2 इधर से, 5 है 2 इधर से छोड़ देंगे, 2 इधर से छोड़ देंगे, तो कितना आएगा, तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 3। तो यानी हमारा 3 हो गया, माध्य हो गया 4 और माध्यिका हो गया 3, तो दोनों का जोड़ कितना होगा 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, 17/22 भाग कार द्वारा तथा शेष 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है, वह कितनी दूरी चलता है। माना उसकी कुल दूरी x है, तो अगर कुल दूरी x है तो वो 2/11 भाग ट्रेन से चलता है, x का 2/11 भाग, और x का 17/22 भाग किससे चलेगा, कार द्वारा तय करेगा। तो अब शेष जो 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है, यानी टोटल दूरी में से अगर इन दोनों दूरी को घटा दे तो शेष 1 किलोमीटर दूरी बचती है, वही यहाँ पर हमने किया है। तो उससे x की वैल्यू आप साधारण से निकाल सकते हैं, वैसे आप दूरी 1 मान के उसको घटा करके निकालें तब भी वैल्यू निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं। तो हम जब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य हम अभिकलित करते हैं तो हम क्या मानते हैं कि बारंबारताएं क्या है, वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित है, वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित है। फिर हमारा 43 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 930.25 के वर्गमूल में से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या है। यानी परिणाम एक पूर्ण संख्या, तो इस वर्गमूल, सबसे पहले तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद
25 में 2 संख्या है तो उसका वर्गमूल 5 हो जाएगा। और 930 जो है वो अप्रॉक्सीमेट किसके आसपास आएगा, 30 का अगर हम वर्ग करें तो किसका 900 आएगा, 3 3 900 आएगा। तो इसका वर्गमूल अप्रॉक्सीमेट हम 30 निकाल लेंगे तो उसका टोटल वर्गमूल क्या होगा 30.5। यानी 30.5 से अगर हम 5.5 घटा दें तो हमारा कितना बचेगा, 30 बचेगा। यानी अगर हम उससे हम 1/2 भिन्न घटा दिया जाए यानी 0.5 यानी 1/2 घटा दिया जाए तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 30 ग्राम की चीनी के विलयन में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी मिलाया जाए ताकि विलयन में चीनी 50% हो जाए। कितना आसान सा क्वेश्चन है, यानी कितनी चीनी मिलाई जाए, यानी विलयन में चीनी की मात्रा कितनी है, विलयन में चीनी की मात्रा हम कैसे निकालेंगे, विलयन में चीनी की मात्रा 40% है तो 300 का 40% निकाल देंगे, 120 ग्राम निकल गई। विलयन में x ग्राम चीनी मिलाई जाए, अगर x ग्राम चीनी मिलाई जाती है तो पहले थी 120 ग्राम, उसमें हम x ग्राम चीनी मिलाएंगे तो टोटल विलयन जो है वो 300 + x हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा 50%, यानी 50/100 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या में 8% जोड़ने पर और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, तो मूल संख्या क्या, यानी माना संख्या x है, उसमें क्या करें 108 जोड़ दें और उसमें से उसका 3% घटा दें तो 407 आ जाता है। तो हम यहाँ से संख्या निकाल लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 46 नंबर था, 5:3/4 और 4:4/5 और 7:3/8 के योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी कौन सा भिन्न जोड़ा जाए, तो सबसे पहले हम इन तीनों को जोड़ते हैं। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, 16 + 3/4 4/5 और 3/8। तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 17 से ही 37/40, यानी पूर्ण संख्या प्राप्त करने के लिए एक में से भिन्न को हम घटा देंगे। तो अगर 37/40 को हम घटा दिए तो कितना बचेगा 3/40, यही हमारा आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति रुपये 8 में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें कोई व्यक्ति रुपये 8 में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें रुपये 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो माना जैसे 10 वस्तु खरीदता है 8 रुपये में, जब वो 10 वस्तु 8 रुपये में खरीदेगा, 10 वस्तु 8 रुपये में खरीदेगा तो एक वस्तु 8/10 रुपये में खरीदेगा। फिर एक वस्तु को 1.25 रुपये में बेचेगा तो प्रॉफिट कितना होगा 0.45, और परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है CP पे 0.45, प्रॉफिट इंटू 100%, उसका परसेंटेज निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 48 नंबर क्वेश्चन था, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है, तो कार की कीमत में कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। तो उसका सीधा सा फंडा है 30 + 10 + 30 × 10 × डिवाइडेड बाई 100, 100 कट जाएगा, यानी 30 10 40 और 43% आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि 43%। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था 27 की पावर x बराबर 9/3 की पावर x, तो 1/x का मान क्या होनी, इसको हम 3 की पावर में कन्वर्ट कर देंगे तो 3 का अगर वर्ग करेंगे तो हमारा 27 होगा, यानी 3 की पावर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3x बराबर 9 को हम क्या लिखेंगे, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे, यानी 3 की पावर 2 - x ये हो जाएगा, क्योंकि x पावर नीचे ऊपर चला जाएगा। तो 3x बराबर 2 - x यानी 4x बराबर 2, तो x बराबर 2/4 यानी x बराबर 1/2। अगर x के बराबर 1/2 जब उसमें रखेंगे x बराबर 1/2 तो x 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 16 आएगी। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 50 था, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी आय की दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर, यानी अगर हम मान लें कि मूलधन P था, क्योंकि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, तो दर दोगुनी हो जाती तो ब्याज क्या होगा 2P - P, यानी P रुपये ब्याज होगा। यहाँ से हम साधारण ब्याज निकाल देंगे, काम खत्म। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि सामान्य जानकारी, जो हमारा पार्ट 3 था। सामान्य जानकारी के अभी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी तक अब आपने 25 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व किया, आपको पता चल गया होगा कि मैथ का लेवल कैसा आया था लेखपाल के 2015 के एग्ज़ाम में। हालांकि जो अब 2022 में जो लेखपाल का एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत कठिन कोई मैथ नहीं पूछी जाएगी, मैथ माइन्यूट से पूछी जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्चुअल पूछी जाएगी। अगर आपको इन सब
टॉपिक के बारे में अच्छा नॉलेज है तो आप पेपर में अच्छा गेन कर पाएंगे, क्योंकि अभी आने वाले समय में हम आपको 5 से 6 सेट 8 सेट और सॉल्व कराएंगे प्रीवियस ईयर के। आप ज़रूर इन सेट को 5 से 6 बार ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपने इन 7 8 सेटों को सॉल्व कर लिया तो समझ लीजिए कि आने वाले एग्ज़ाम का आपने 30% पेपर ऐसे ही सॉल्व कर दिया। तो चलिए हम जो हमारी सामान्य जानकारी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको स्टार्ट करते हैं। तो सामान्य जानकारी का हमारा पहला क्वेश्चन था, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो केंद्र सरकार के विकास व्यय में जो है वो रक्षा व्यय शामिल नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार के समस्त व्यय को योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय के बारे में बांटा जाता है, जिसे क्रमशः विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय भी कहा जाता है। गैर विकासात्मक व्यय में रक्षा व्यय, सब्सिडी व्यय, भुगतान, पेंशन जैसे व्यय शामिल किए जाते हैं, जबकि उपरोक्त अन्य व्यय विकासात्मक व्यय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, तो उस प्रोटीन का नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, जो प्रोटीन नामक धातु से बनी होती है। हीमोग्लोबिन में अधिकतर प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन एमिनो एसिडों की श्रृंखला से बने होते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 53, अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? यानी गमन यानी माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? देशों के बीच में लोगों का संचालन क्या कहता है? माइग्रेशन कहलाता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जनसंख्या का संचलन प्रवासन या माइग्रेशन कहलाता है, और यही संचलन जब एक देश से दूसरे देश को होता है तो अंतर्राष्ट्रीय गमन यानी माइग्रेशन कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था, सॉफ्ट बैंक डैश और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लिनटेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। यानी इसका आंसर क्या था? भारतीय इंटरप्राइजेज। सॉफ्ट बैंक, भारतीय इंटरप्राइजेज और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीनटेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन था ये काफ़ी अच्छे लेवल का पूछा गया था। नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्य यानी रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया था? तो उसको ऑपरेशन मैत्री दिया गया था। नेपाल में भूकंप आया था तो हमारे भारतीयों ने उनको बचाने में हेल्प करी थी, तो उस ऑपरेशन का नाम जो है ऑपरेशन मैत्री किया गया था। और ये हमारे करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ऑपरेशन मैत्री 2015 में नेपाल में आए भूकंप से बचाव हेतु एक राहत अभियान था, जिसे भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। गौरतलब है कि भारत की प्रतिक्रिया भूकंप के 15 मिनट के भीतर ही शुरू हो गई थी, यानी रैपिड फायर एक्शन दिया गया था इंडिया के द्वारा नेपाल को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है अनुच्छेद नंबर 84 के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन था, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। तो 16 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाया गया था वो मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। गौरतलब है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को तत्काल स्वीकार करने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा घटना जो है 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एस सी का। हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी जरूर पूछता है, तो उसको दोस्तों ज़रूर याद रखना कि चौरी चौरा घटना जो थी वो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है दोस्तों? 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने बगैर किसी पूर्व सूचना के प्रदर्शन कर रही भीड़ पर गोली चला दी, जिससे लोगों ने गुस्से में आकर भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया और उसमें आग लगा दी, जिससे पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद 22 पुलिसकर्मियों की आग में जलकर मृत्यु हो गई। यही घटना चौरी चौरा के नाम से जानी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा होता है? तो ऋण विद्युतीय तत्व सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता? तो कोपा अमेरिका जो है दोस्तों वो चिली ने जीता था। कोपा अमेरिका 2015 का आयोजन 11 जून से 4 जुलाई 2015 के मध्य चिली जिले में संपन्न हुआ था, जिसमें चिली ने अर्जेंटीना को हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की।
गौरतलब है कि कोपा अमेरिका 2017 का आयोजन अर्जेंटीना में किया गया, जिसमें ब्राज़ील विजेता रहा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? यानी कैबिनेट स्तर का क्या होता है? विपक्ष का नेता, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या भारत का महान्यायवादी। तो जो विपक्ष का नेता होता है वो कैबिनेट स्तर का होता है। विपक्ष का नेता कैबिनेट स्तर के मंत्री के समकक्ष होता है, जिसमें उससे वह सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो एक कैबिनेट स्तर के मंत्री को प्राप्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो कन्याकुमारी जो है वो कहाँ स्थित है? वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कन्याकुमारी तमिलनाडु का प्रमुख शहर है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। गौरतलब है कि भूमध्य रेखा का एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63 नंबर, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी अंतिम स्थान वो रंगून था। रंगून वर्तमान नामक इसका यंगून है, म्यांमार का बृहत्तम शहर है। ब्रिटिश काल में बहादुर शाह जफर को यही भेज दिया गया था, जिसकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था नमक कर के विरुद्ध, यानी नमक कर के विरुद्ध ये आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कर के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो भारत की जो उच्चतम वार्षिक वर्षा है वो मसिनराम मेघालय में दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, एनपीपी से क्या अभिप्राय है? तो एनपीपी से क्या है? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। एनपीपीसी होता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। एनपीपीपी का पूरा नाम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है। भारत सरकार द्वारा 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लाया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य पूर्व में 2045 तथा 2070 तक देश की संख्या को स्थिर करना लक्ष्य रखा गया है। यानी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में लाई गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये दोस्तों 2015 का करंट का क्वेश्चन था, तो उस समय जो चुना गया था वो जहीर अब्बास को चुना गया था। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 68, ये भी हमारे करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जून 2015 के चौथे सप्ताह में दो धर्मियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध पर समझौता कहाँ हुआ? तो यह था असम में। अपशिष्ट प्रबंध पर समझौता 2015 में असम के दो प्रमुख उद्यमियों जिसमें सांख्यिकी और पुलक राय और अनेक निकायों के बीच समझौता हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 69, आच्छादन यानी अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है? इसे क्या कहते हैं? पृष्ठवेदन कहते हैं। पृष्ठवेदन आच्छादन या अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने का गुण क्या कहलाता है? पृष्ठवेदन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, दालें किसका अच्छा स्रोत होते हैं? तो दालें जो हैं वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणलाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा स्थापित की गई हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा के रूप में मानी जाती है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है, जबकि भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा माना है। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं? तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो हैं ये यजुर्वेद के मूल पाठ हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़कने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। यही आंसर है इसका। और इसकी व्याख्या क्या है दोस्तों? ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में जो कार्य किया जाता है इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए वहाँ पर पत्थर को लुढ़काना आसान होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो ये थे स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अब हमारा आता है पेपर का पार्ट नंबर 4, जिसे हम ग्रामीण विकास, जिसे हम ग्रामीण परिवेश कहते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। और अभी आपने जो जीके का और जीएस का जो पोर्शन पूछा गया वो आपने देखा 25 क्वेश्चन। तो जीके जीएस में हालांकि माना जाए कि जो लेवल है वो अच्छा ही आता है, चाहे आप 2015 की बात करिए, चाहे 2018 की बात करिए, चाहे आप 2022 की बात करिए। तो जो जीएस का जो पोर्शन है ऑब्वियस सी बात है वो अच्छा खासा ही आता है। करंट के 2 4 5 क्वेश्चन आपके करंट के भी पूछे जाएंगे। तो इन सब पेपर को सॉल्व करने से आपको इन्हीं सब चीज़ों का आंकड़ा लगेगा कि जी करंट के क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, जीएस का स्टैटिक जीके का टॉपिक कैसा रहेगा। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको प्रीवियस के पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम अपना चौथा पार्ट देखेंगे। चौथा पार्ट हमारा क्या है, ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण विकास, यानी इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। तो पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने रुपये डैश करोड़ का प्रावधान किया था। तो कितने का किया था, तो गवर्नमेंट हमारी सरकार ने किया था 685 करोड़ रुपए। नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण हेतु कुल 685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है। तो उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग जनसंख्या घनत्व जो था वो उस समय 829 था, यानी 829 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। तो ये था हमारा 70 लीटर, यानी 70 लीटर जल उपस्थित होना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं। तो उत्तर प्रदेश में जिले 75 हैं और मंडल जो है वो 18 हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। जो 18 मंडल जो हैं वो इस प्रकार हैं, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय किसके, नागरिक औद्योगिक संपदाओं में। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ एवं निम्नलिखित व राज्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNRIGA यानी MG नरेगा का प्रारंभ किया गया। तो MG नरेगा जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो थी वो कब स्टार्ट की गई थी, तो वो 2006 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 82, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में चौथा स्थान है। आंध्र प्रदेश के विभाजन के पूर्व उत्तर प्रदेश का देश में क्षेत्रफल के अनुसार 5वां स्थान था, लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश। पहला राजस्थान है, दूसरा हमारा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है और चौथा उत्तर प्रदेश है। ये 4 शीर्ष राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 83, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है। तो वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर जो था वो था 20,000। 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL परिवारों की वार्षिक आय का स्तर 20,000 रुपये था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में जो रेल इंजन संयंत्र है वो मुगलसराय स्थित है। मुगलसराय क्षेत्र में रेल इंजन संयंत्र स्थित है। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो ये 1945 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना ABRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है। तो वो थी 25% यानी ₹7500।
अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का प्रमुख लक्ष्य सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत का 25% एवं अधिकतम 7500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो जांच पड़ताल जो है वो दैनिक आवृत्ति पर करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को भारत सरकार एवं राज्य सरकार के समेत प्रयासों से की गई थी। इस योजना के अंतर्गत बच्चों को दैनिक आधार पर भोजन की गुणवत्ता हेतु जांच पड़ताल करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 33% पद जो है वो आरक्षित होने चाहिए। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों में महिलाओं हेतु 33% सीटों का आरक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो वो वेबसाइट जो है वो कोसवानी है। व्याख्या, कोसवानी वेबसाइट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की जाती है, जो राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकार लेन देन से संबंधित है। अगला है, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो मध्य भाग में जो 1 बीघा होता है वो 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? तो शास्त्रीय नृत्य कथक जो है वो उत्तर प्रदेश के रूप में उद्भव हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 92 नंबर, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी जो है दोस्तों वो है भू अधिकारों के प्रलेख, यानी जमाबंदी का तात्पर्य भू अधिकारों के प्रलेख से है। दूसरे शब्दों में कहें तो जमाबंदी पटवारी का वही खाता होता है जिसमें काश्तकारों के लगान का हिसाब और ब्यौरा लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? तो SGSY का पूर्ण रूप है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पूर्ण नाम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। गौरतलब है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण गरीबों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 1999 को यह योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो मिर्ज़ापुर जो मंडल जो है वो विश्व स्तर पर कालीन उद्योगों के केंद्र का माना जाता है, यानी मिर्ज़ापुर को। उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर मंडल विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योग के लिए माना जाता है। ज्ञातव्य है कि भारत में कालीन बनाने का ज़्यादातर काम पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर में होता है। बनारस, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के दूरदराज गाँवों में कालीन उद्योगों का बृहद विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा 95, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितने तक पहुंचा है? तो वो जो है हमारा 912 तक पहुंच गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 898 था। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा मिलें हैं वो हमारी किसकी हैं? तो उत्तर प्रदेश में चीनी की सबसे अधिक मिलें हैं, यानी चीनी जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। ज्ञातव्य है कि चीनी उद्योग ग्रामीण भारत में स्थित कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में चीनी उद्योग ग्रामीण संसाधनों को जुटाकर रोजगार एवं उच्चतर आय, परिवहन एवं संचार सुविधाओं के सृजन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्रीय बिंदु रहा है, जो हमारा चीनी उद्योग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है, BPL सूचियों से छूटे हुए BPL परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो वो योजना है समाजवादी पेंशन योजना स्कीम। समाजवादी पेंशन का प्रमुख उद्देश्य ऐसे BPL परिवारों को लाभ देने से है जो BPL सूची से छूट गए हैं। 98 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो वो है इटावा जिला न्यायालय। इटावा जिला न्यायालय उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो वो था लेखपाल के द्वारा।
ब्रिटिश शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण पटवारी के द्वारा किया जाता था, जिसे वर्तमान समय में लेखपाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो राज्यसभा में 40 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के लिए कुल 31 सीटें निर्धारित हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के लिए कुल 31 सीटें निर्धारित हैं। गौरतलब है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में किया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा राजस्व लेखपाल 2013 का पेपर, जिसको हमने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेवल कैसा था और कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे और कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। इस पेपर को आधार मान के अगर आप तैयारी करेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम में आप ज़रूर सफल होंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको उसके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी 8 से 10 दिन हम आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपर सॉल्व कराएंगे। उसके बाद हम अपने लेखपाल की एक जीके जीएस की सीरीज़ चलाएंगे। उसके बाद सारे सब्जेक्ट की एक सीरीज़ चलेगी, जिसमें आपको डिक्टो पेपर के जैसे ही 100 नंबर का एक पेपर मिलेगा और उसको हम सॉल्व कराएंगे आपको। तो दोस्तों यूपी लेखपाल की तैयारी करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, सारे पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। सबसे पहले हम आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराएंगे, उसके बाद सिलेबस वाइज आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।